तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट जो है उसमें सबसे पहले हम आते हैं कि सॉलिड को क्लासिफाई कैसे करते हैं हम। वो तो पता ही है आपको कि सॉलिड जो होता है दैट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है। अब सॉलिड्स जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन से? एक क्रिस्टलाइन और दूसरे एमॉर्फस। अब आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं उनमें क्या होती है, एक तो जो है रेगुलर अरेंजमेंट होती है। हाँ, तो क्या बोला मैंने आपको, एक तो इनकी रेगुलर क्या होती है, अरेंजमेंट, और अगर इनको कट करें तो वी गेट टू पीसेस जिनके अगेन स्मूथ और प्लेन सरफेस होंगे। कट करने से, शार्प एज टूल से कट करें तो वी गेट स्मूथ एंड शार्प सरफेसेस। और सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज दे आर एनाइसोट्रोपिक। ये एनाइसोट्रोपिक क्या होता है कि वैल्यू जो है फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब जो भी फिजिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी विद द चेंज इन डायरेक्शन। मतलब वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस विद चेंज इन डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है। जैसे मैं ऐसे बनाऊं, मान लिया ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये थर्ड है, तो इनकी अरेंजमेंट एट सो ऑन ऐसे चलेगा पूरा इनफाइनाइटली, ये बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होगी। तो इनका क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो क्रिस्टलाइन होते हैं दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और ये ट्रू सॉलिड्स हैं। दे आर इन एक्चुअल दे आर सॉलिड्स। और ये मैंने जो प्रॉपर्टी बताई ना, इसको याद रखना कि दे आर एन आइसोट्रोपिक। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज मेन आपको याद रखनी है। इनका डेफिनेट जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, क्योंकि सॉलिड है तो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब amount of energy required to convert 1 mole of solid into its liquid state at its melting point, that is called heat of fusion. Okay, तो ये हो गया अबाउट क्रिस्टलाइन। अब अगर मैं एमॉर्फस की बात करूं तो एमॉर्फस जो होते हैं, पहले तो इनकी जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसमें कैसी अरेंजमेंट होती है, इर्रेगुलर। अगर थोड़ी बहुत अरेंजमेंट होगी भी तो शॉर्ट रेंज में होगी, तो दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनकी, वो ये है कि दे आर सूडो सॉलिड्स। पहले क्या लिखवाया था मैंने, वो दूसरे क्या थे, हाँ, एनाइसोट्रोपिक थे, और ट्रू सॉलिड्स थे, एक्चुअल सॉलिड थे। ये इनको बोलते हैं सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। एमॉर्फस सॉलिड्स को अलग नाम देते हैं हम, सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। अब क्यों बोलते हैं इनको सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड, एमॉर्फस सॉलिड्स को क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, दो वेरी स्लोली, बहुत स्लो मूव करते हैं, बट दे कैन फ्लो। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, अगर आप ओल्ड बिल्डिंग्स के ग्लास देखोगे, है ना, तो वो बॉटम से थिक होंगे और टॉप से थिन हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या होता है कि जो ग्लास है वो फ्लो करता रहता है, और फ्लो करने से क्या होता है, वो नीचे जो है उसकी लेयर थिक होती जाती है, और ऊपर वाली लेयर क्या हो जाती है, थिन। ऊपर वाली थिन हो जाती है, नीचे वाली
थिक। क्यों? बिकॉज दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो, उसकी आपको कौन सी प्रॉपर्टी याद रखनी है? एनाइसोट्रोपिक है वो। और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी एमॉर्फस की, एमॉर्फस के लिए दे आर आइसोट्रोपिक। अब ये आइसोट्रोपिक क्या होता है? आइसोट्रोपी, या ये सॉलिड आइसोट्रोपिक है, तो आइसोट्रोपी मींस द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। सारी डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब कि इनमें क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट होती है तो हर जगह जो है वो रैंडम ही रहेगा, इसलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। जितने भी अवेलेबल डायरेक्शंस हैं सब में फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं वो सेम होंगी। मतलब डायरेक्शन चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। बट एनाइसोट्रोपी में क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यूज हैं वो डायरेक्शन चेंज करने से चेंज होती जाती है। यस बेटा, इतना समझ में आ गया सबको? हेलो, ये प्रॉपर्टीज जो याद रखनी है वो देख लो। एक के जो क्रिस्टलाइन है वो एनाइसोट्रोपिक है, एमॉर्फस आइसोट्रोपिक है। और दूसरी प्रॉपर्टी कि एमॉर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। अब इससे और पॉइंट ये रखने कि क्रिस्टलाइन को हम एमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो याद रखना कि जो क्रिस्टलाइन है उसमें कैसी अरेंजमेंट है? क्रिस्टलाइन, रेगुलर। और एमॉर्फस में कैसी है? रैंडम। अब मुझे बताओ कि अगर आपको एक बुक शेल्फ बोल दिया अरेंज करने के लिए और बोला कि बिल्कुल फास्ट करना है, जो भी नीचे पड़ी हैं बुक सारी अरेंज कर दो विद इन फ्यू सेकेंड्स, कैसा अरेंजमेंट होगा? रैंडम होगा ना, मतलब एमॉर्फस हो जाएगा, है ना। बट वहीं पे आपको बोला जाए कि आपको आराम से करना है, बिल्कुल शेल्फ्स को ऐसे अरेंज करना है कि बिल्कुल लगे कि एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, तीसरी बुक, ऐसे बिल्कुल अच्छे से अरेंज करना है। मतलब स्लो काम होगा बट वो कैसा होगा? रेगुलर। तो ऐसा ही केस ये है कि आपको अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दें और उसको आप कर दो मेल्ट, मेल्ट करने से क्या होगा? पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। मेल्ट हो गए। अब मेल्ट करने के बाद आपने उसको कूल किया रैपिडली, रैपिड कूलिंग की, क्या होगा? ऑब्वियसली जो अरेंजमेंट थी वो रैंडम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप मेल्ट करते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड को और उसको कूल करते हो रैपिडली, फास्ट कूलिंग करते हो, तो वो एमॉर्फस में कन्वर्ट हो सकता है। वैसे ही एमॉर्फस लिया आपने, उसको भी मेल्ट किया और उसको कूल किया आपने स्लोली। तो मेल्ट करने के बाद अगर आप कूल करते हो स्लोली तो एमॉर्फस कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन। तो दीज आर द टू केसेस वेयर क्रिस्टलाइन को हम एमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हो, एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। इतना इसमें आपको लर्न करना है। ओके, जैसे एग्जाम्पल ले लें तो एक क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्वार्ट्स और दूसरा क्वार्ट्स ग्लास। इसमें क्या होता है, जो SiO2 यूनिट्स होती हैं उनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है क्वार्ट्स में, तो इसलिए क्वार्ट्स क्या है? क्रिस्टलाइन। बट वहीं पे क्वार्ट्स ग्लास की बात करोगे तो इसमें भी SiO2 यूनिट्स होती हैं, बट
रैंडम अरेंजमेंट होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो इसलिए ये जो है क्वार्ट्ज ग्लास दैट इज एमॉर्फस, और क्वार्ट्ज जो है दैट इज क्रिस्टलाइन। ओके, अब ये क्रिस्टलाइन मैंने और ये अमॉर्फस में के बाद ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ना, वो कितने टाइप के होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो सकते हैं, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट सॉलिड्स। तो 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड टाइप है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। और अगर आप आयनिक सॉलिड की बात करोगे तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? आयंस। और जो मेटेलिक सॉलिड है उसमें क्या होंगे? कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक सॉलिड में क्या होंगे? कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कर्नल्स क्या होते हैं? डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय कर्नल्स? कर्नल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस को हम कर्नल्स बोलते हैं। और कोवलेंट सॉलिड्स में जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे एटम्स। तो कीप इन माइंड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर की कैटेगरी में आएगा, बट हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है थोड़ी स्ट्रांग होती है ना, इसलिए उसको अलग कैटेगरी दी है। आयंस में तो आपको पता ही है, देखो ये मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल। और वैसे सब में कौन सा होगा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें सिंपली डिस्पर्शन फोर्सेस, और इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और आयंस में कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड होगा। मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक बॉन्ड होगा। और एटम में तो देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड। तो पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो डिसाइड करेगा। जैसे मान लिया मेरे पास है, एक है अमोनिया। तो अमोनिया जो है कैसा मॉलिक्यूल है? इसमें NH बॉन्ड्स हैं, तो इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज समवट हाई। बट यहीं पे मैं ले लूं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें सिंपली क्या होंगी? वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन में डिस्पर्शन फोर्सेस, वीक अट्रैक्शन होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो। अब ये जो डिस्पर्शन फोर्सेस होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती हैं? एक तो मॉलिक्यूलर मास पे, और मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, और साइज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं O2, N2 और हीलियम, तो मुझे बताओ किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा? सॉरी, किसका O2, N2 और हीलियम में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? O2, वेरी गुड। तो और उससे कम
वेरी गुड, N2 है ना। तो O2 फिर N2 और फिर हीलियम। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास विल डिसाइड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिसाइड द अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड में जो आयनिक बॉन्ड है दैट विल डिसाइड कि जो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। आयनिक सॉलिड्स में आयंस विल डिसाइड। अब मुझे बताओ कि आयनिक सॉलिड अगर है तो इन सॉलिड स्टेट इज इट अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गुड कंडक्टर। तो याद रखना आयनिक सॉलिड इन सॉलिड स्टेट इज बिहेविंग एज insulator, or we can say it is a bad conductor of electricity in solid state, not particularly insulator but bad conductor of electricity। क्यों बैड कंडक्टर होगा? क्योंकि इन सॉलिड स्टेट जो हैं आयंस आर फिक्स्ड। सॉलिड स्टेट में आयंस की मूवमेंट नहीं होगी, तो आयंस आर फिक्स्ड, दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर नॉट फ्री टू मूव। तो अगर ये मूव ही नहीं कर पाएंगे, और आपको पता है कि व्हाट इज कंडक्टेंस? मूवमेंट ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस, है ना। तो अगर वो मूव ही नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? नील। इसलिए सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड जो हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दो दे हैव आयंस। आयंस तो हैं बट आयंस जो हैं वो क्या हैं? फिक्स्ड। अगर उसमें कोई मान लिया परफेक्टनेस, मतलब उसमें इम्परफेक्शन आ जाती है ना, तो वो कंडक्ट करेगा, नो डाउट। बट अगर प्योर आयनिक सॉलिड है तो दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, कीप इन माइंड। बट इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट और इन मोल्टन स्टेट और किसमें? इन एक्वस सोल्यूशन। मोल्टन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज in molten state or aqueous solution ions are free to move, ions are free to move, ions move कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आयनिक सॉलिड का पार्ट। ठीक है, अब आयनिक सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड और फिर मैंने करा दिया आयनिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड की बात करते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं, मैंने मेटेलिक सॉलिड की हमने बात करी थी किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये मॉडल किया था इलेक्ट्रॉन, कौन सा मॉडल था ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बताया था मैंने, याद है किसी को? कि उसमें जो कर्नल्स होते हैं दे आर फिक्स्ड, कर्नल्स आर फिक्स्ड, है ना, करवाया था ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी जो कंडक्टिविटी है क्या होती है? बोलो। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटेलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है? तो याद रखना, इन टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मेटेलिक कंडक्टिविटी है दैट डिक्रीजेस, मेटेलिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि
एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कर्नल जो हैं स्टार्ट वाइब्रेटिंग, कर्नल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। कर्नल जो हैं वो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस हिंड्रेंस, किसके लिए? टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए? टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ओके, देन कम टू कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स का जो बेस्ट एग्जांपल इज पोज्ड बाय डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो जनरली जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट इन सब में से ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देयर इज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। क्या बनता है? पूरा कोवलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क बनता है। इसलिए कई बार कोवलेंट सॉलिड्स को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तो डायमंड में और ग्रेफाइट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो डायमंड में क्या होता है, हर कार्बन जो है वो क्या करता है? 4-4 बॉन्ड बनाता है, मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। और इसलिए ये कैसा होता है? एक तो इंसुलेटर होता है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इंसुलेटर होने के साथ साथ इसका जो है जो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है पूरा। और हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसी होती है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3, मतलब हर कार्बन जो है दैट हैज अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और ये जो है बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। बट वहीं पे अगर ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट में क्या होता है? देयर आर हेक्सागोनल लेयर्स। कैसी लेयर बनती हैं? हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं। डिफरेंट हेक्सागोनल लेयर्स आर फॉर्म्ड। इस तरह से हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं। और इन हेक्सागोनल लेयर्स में जो पार्टिकल होते हैं, बोलो, हेक्सागोनल लेयर में जो हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या होती है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन? ग्रेफाइट में हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2। कैसी होती है? sp2। और ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं ग्रेफाइट में। देयर आर हेक्सागोनल लेयर्स। तो पहला तो ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। एवरी कार्बन हैज अ वन फ्री इलेक्ट्रॉन और दैट्स वाई इट हैज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये जो है दैट इज अ गुड कंडक्टर। पहले पॉइंट की इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवलेंट सॉलिड जनरली जो है वो कैसे होते हैं? इंसुलेटर। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस लाइक ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन विद ईच कार्बन। पहला बात। दूसरे, ये जो लेयर्स हैं हेक्सागोनल लेयर्स उनके बीच में वॉन्डर वॉल्स अट्रैक्शन होता है। इट इज अराउंड अबाउट 3.42 एंगस्ट्रॉम उनके बीच में डिस्टेंस होती है। और ये जो लेयर्स हैं दे मूव पास्ट ईच अदर और इस वजह से दे आर बिहेविंग एज लुब्रिकेंट। इट इज अ ड्राई लुब्रिकेंट। कहाँ यूज करते हैं इसको? जिस जगह पे
बोलो कहाँ यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं ऐसी जगह पे जहां पे ऑयल यूज नहीं कर पाते हम। क्या नहीं यूज कर पाते? ऑयल, क्योंकि ऑयल की एक लिमिटेशन होती है ना कि एक पॉइंट के बाद क्या करेगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। बट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई ग्रेफाइट का, इसलिए इट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री। मतलब ऐसी जगह जहां टेम्परेचर बहुत ही हाई हो, उस जगह पे वी यूज इट एज अ लुब्रिकेंट। ओके, चलो तो ये हो गया अबाउट और ये क्या बोलते हैं इसको, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये चारों टाइप हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। पहले हमने किया कि सॉलिड, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन होते हैं, दो टाइप के होते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड फिर चार टाइप के होते हैं: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड्स। तो कोवलेंट सॉलिड्स जो हैं, देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है जीसेट 2019 में आया है कि कोवलेंट सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उनमें लोकलाइजेशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, डी लोकलाइजेशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, या प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो वैसे तो आंसर जो है ना, कोई भी हो सकता है। अगर डी लोकलाइजेशन भी हो रही है और न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, तो भी आंसर होना चाहिए था कि कितने, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें जितने एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर ऑल शेयर्ड, है ना। तो यहाँ पे ये लोकलाइजेशन वर्ड यूज किया है उसने, है ना। आंसर ए दिया है उसने कि ड्यू टू द लोकलाइजेशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे डायमंड का एग्जांपल लिया हमने, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन शेयरिंग, है ना। तो ड्यू टू दिस दे हैव लोकलाइज्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो मूव नहीं करते, है ना। तो ये क्वेश्चन जो बनना चाहिए था ना एक्चुअल में, वो बनना चाहिए था कि कोवलेंट सॉलिड जो हैं आर इंसुलेटर्स, है ना। मोस्ट ऑफ द कोवलेंट सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स, ऐसा क्वेश्चन पूछता तो इसका आंसर ये होता, है ना। बट उसने पूछा था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पर ग्रेफाइट में देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन वैसे टेक्निकली इट इज रॉन्ग, है ना। नो डाउट कि जी सेट में आया है, आंसर ए है, ठीक है, बट टेक्निकली दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ओके, एनी हाउ, पर मतलब इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट सेल जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो प्रिमिटिव और दूसरे सेंटर्ड। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होते हैं? जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, ओनली एट द कॉर्नर्स। जैसे मैंने ये लिया, तो इसके कितने कॉर्नर्स हैं? बोलो। 8 बेटा कॉर्नर्स। देखो 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल 8 कॉर्नर्स आर, इफ एवरी कॉर्नर इज ऑक्युपाइड बाय द एटम, बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। वैसे ही अगर सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, इन एडिशन टू द कॉर्नर्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द अदर पोजिशंस, किसी और पोजीशन पे भी प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं ये एग्जांपल लूं, तो इसमें देखो कॉर्नर्स पे तो हैं ही, देखो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर्स है, ठीक है ना। कलर चेंज करता हूं, दीज आर द कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6
7 and 8, these are the corners. और कॉर्नर्स के अलावा इसके सेंटर में भी प्रेजेंट है. कॉर्नर्स के अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर. तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं, ऐसे जो यूनिट सेल हैं, उनको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल. पर ये कौन सा होगा? बॉडी सेंटर्ड. जो पहले वाला था वो सिंपल यूनिट सेल था, बट ये कौन सा होता है? बॉडी सेंटर. बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है. ओके, नाउ दिस वन. अब इसमें क्या है कि कॉर्नर्स पे तो हैं ही, देयर आर एटम्स एट द कॉर्नर्स, बट इन एडिशन टू द एटम्स एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के अलावा कहां पे हैं? फेस के सेंटर्स पे. तो ऐसे को बोलते हैं हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फिर इस पे आ जाओ. ये देखो, इसमें भी कॉर्नर्स पे तो हैं ही, इसमें तो साफ दिख रहा है. कॉर्नर्स के अलावा कहां पे हैं? दो फेस के सेंटर्स पे, मतलब दो एंड्स पे. तो ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. तो इस तरह से ये 3 टाइप के सेंटर्ड यूनिट सेल हो गए क्यूब के केस में. ओके, अब पहले बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल. क्यूबिक. तो प्रिमिटिव जो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम. क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल. तो ये we have how many types of crystal systems? 1 2 3 4 5 6 7. We have 7 crystal systems. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं सॉलिड में. तो सॉलिड स्टेट में देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, और उनके नाम हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बिक. तो फर्स्ट है क्यूबिक. अब क्यूबिक में जब भी हम बात करते हैं तो देखो, ये अगर कोई यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल को करेक्टराइज करने के लिए वी हैव 6 पैरामीटर्स. कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? एक तो एक्सिस, सॉरी, एक एज लेंस, ओ ए, मान लिया वाई एक्सिस पे ओ बी ले लेते हैं, और जेड एक्सिस पे ओ सी. मतलब ओ ए जो है दैट इज स्मॉल ए, ओ बी जो है दैट इज स्मॉल बी, और ओ सी स्मॉल सी. तो ए बी सी में क्या रिलेशन है वो डिसाइड करता है. और दूसरा एक्सियल एंगल्स. एक्सियल एंगल मतलब एक्स और वाई एक्सिस. अब देखो, अगर क्यूब होगा तो 90 डिग्री एंगल ही होगा, बट अगर मैं एक्स एक्सिस के सामने वाला एंगल ले लूं अल्फा, वाई एक्सिस के सामने वाला एंगल ले लूं बीटा, और जेड एक्सिस के सामने वाला एंगल ले लूं गामा, तो अल्फा बीटा गामा. तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन, बोलो किसमें एंगल है अल्फा? अल्फा इज द एंगल बिटवीन ओ बी एंड ओ सी. ओ बी एंड ओ सी में जो एंगल है दैट इज अल्फा. बीटा इज द एंगल बिटवीन ओ ए, सॉरी, ओ बी एंड ओ सी है ना, और बीटा इज द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ सी. और गामा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी. तो इस तरह से देयर आर 6 पैरामीटर्स. तो ये भी याद रखना कि हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर विच कैरेक्टराइज द यूनिट सेल. तो देयर आर 6 पैरामीटर्स. कौन कौन से? ए बी सी, दैट इज एज लेंस, और या एक्सियल लेंस भी बोलते हैं इनको,
और अल्फा बीटा गामा, दैट इज एक्सियल एंगल्स. तो दीज आर द 6 पैरामीटर्स विच कैरेक्टराइज द यूनिट सेल. तो अब क्यूबिक की बात करते हैं. तो क्यूबिक में इट इज अ मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम. इसमें क्या होता है कि एज लेंथ्स भी सारी बराबर होती हैं और एंगल्स भी सारे बराबर होते हैं, और सारे किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर. ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा. तो ये क्यूबिक का कैरेक्टराइजेशन है. देन कम टू टेट्रागोनल. तो टेट्रागोनल में जो है क्या होता है कि दो लेंथ्स जो हैं वो होती हैं सेम और एक होती है अलग. ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा सारे 90 डिग्री के बराबर होते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो एज लेंथ्स के बीच में और एंगल्स के बीच में जो रिलेशंस हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे. ऑर्थोरोम्बिक जो होता है उसमें जो ए है और बी है और सी, दे आर नॉट इक्वल, बट अल्फा बीटा गामा एंगल जो है सारे 90 डिग्री है. देखो तीनों में, देखो पहले में अल्फा बीटा गामा तो 90 डिग्री है तीनों में ही, बट क्यूबिक में ए बी सी बराबर है. टेट्रागोनल में ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, बट ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही बराबर नहीं है. तो इस तरह से यू कैन रिमेंबर देम. देन कम टू मोनोक्लिनिक. अब ये मोनोक्लिनिक जो है इसमें भी जो ए बी और सी है दे आर नॉट इक्वल, बट अल्फा और गामा दो एंगल इक्वल होते हैं, और तीसरा एंगल जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. बट जो ट्राई क्लिनिक है दैट इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें जो है एंगल्स और लेंथ्स सारी इक्वल नहीं होती और सारी 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होती हैं. याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक में दे आर मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम्स. दे आर मोस्ट unsymmetrical crystal system. Then come to hexagonal. Hexagonal जो है उसमें इस तरह की शेप होती है. देख लो, ये नीचे एक हेक्सागोन है, एक ऊपर, और इस तरह से दो एटम जो है दैट एट द फेस सेंटर्स, ऊपर और नीचे. और इसमें ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और गामा जो है दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. और होम्बोहेड्रल जो है दैट इज लाइक दिस. तो इसमें ए बी सी अल्फा बीटा गामा दे आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और होम्बोहेड्रल में. ठीक है, तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जो आपको याद रखने हैं. क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर, तो आप बोलोगे 7. कौन कौन से? तो ये सारे हैं. और इनके किसी का भी पूछ सकता है, ऑर्थोरोम्बिक का पूछ लिया कि ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में उसका क्या रिलेशन होता है. तो ये वाला जो टेबल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. याद कर लेना इसको अच्छे से. नाउ जैसे देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, in the classification of crystals, if A not equal to B not equal to C and alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degree, the crystal belongs to G सेट में आया हुआ है 2013 में. तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? हाँ, कौन सा? डी, राइट, क्योंकि इट इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम. आंसर इसमें गलत दिया है ना, बट इट इज ट्राई क्लिनिक सिस्टम, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. इट इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम. याद रखना ये. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि इनके जो यूनिट सेल्स हैं है ना, उनको ब्रेवीज लैटिस बोलते हैं हम. जैसे क्यूबिक है ना,
तो इट एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, मतलब 3 इसके वेरिएशंस है। टेट्रागोनल जो है दैट एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड, ऑर्थोरोम्बिक ऑल 4। कौन कौन से मैंने बताया था आपको? बॉडी सेंटर्ड, एक तो प्रिमिटिव हो ही जाता है, प्रिमिटिव के बाद सेंटर्ड में बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ये तीनों और एक प्रिमिटिव। तो चारों टाइप के ऑर्थोरोम्बिक में होंगे। फिर आ जाओ मोनोक्लिनिक में, तो प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट। फिर ट्राइक्लिनिक में ओनली प्रिमिटिव, हेक्सागोनल में भी ओनली प्रिमिटिव, रोम्बोहेड्रल में भी ओनली प्रिमिटिव। तो कितने हुए बोलो, कितने सिस्टम हुए? कितने? ये इनको बोलते हैं ब्रेवेज लैटिस। कितने हुए बोलो? यस, तो दे आर टोटल 14 हुए बेटा। तो ये जो 14 होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव लैटिसेस, जिसमें देखो क्यूबिक में 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1 और रोम्बोहेड्रल में भी 1। तो इस तरह से जो टोटल है दैट इज 14। और ये जो होते हैं टोटल 7 primitive unit cells and their possible variations as centered unit cells, it gives rise to 14 3-dimensional lattices और उनको हम बोलते हैं ब्रेवेज लैटिसेस। तो 2 चीजें पढ़ी हमने। पहले तो यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं? 4, एक प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर के अलावा एक एटम बॉडी के सेंटर में होगा, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड। और अगर कॉर्नर के अलावा और कहां पे हो एटम्स? फेस के सेंटर पे। फेस कितने होते हैं? हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6, राइट। तो 6 फेसेस पे अगर 6 फेस के सेंटर्स पे एटम हैं तो दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर्स के अलावा, कॉर्नर पे तो हमेशा रहेंगे ही, उसके 2 एंड्स पे हो, चाहे ये एंड 2 ले लो या ये 2 एंड ले लो या ये और ये 2 एंड ले लो। तो इस तरह से एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो है, तो इस तरह से 4 बनते हैं, प्रिमिटिव और कौन कौन से बोले? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की बात की जाए तो ये सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, ये टोटल एटम पर यूनिट सेल यू कैन राइट। देखो कि अगर मान लिया सिंपल क्यूबिक है अपने पास, तो सिंपल जो क्यूबिक होता है उसमें एटम्स कहां होते हैं? सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो कितने कॉर्नर ऑक्युपाई किया है? देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स। अब ये जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है उनके लिए फॉर्मूला क्या है कि कॉर्नर्स एटम्स डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। याद रखना है, ईच फेस सेंटर्ड एटम is shared by 2 unit cells and inside is not shared by any other unit cell। और एटम, एक तो कॉर्नर एटम is shared by 8, face centered atom is shared by 2, inside is not shared by anyone, और अगर एज पे हो तो that is shared by 4 unit cells। each edge centered atom is shared by 4 unit cells। ये याद रखना आप लोग। तो कॉर्नर एटम 8,
तो ये क्या हो जाएगा 8/8, तो आएगा 1 ओनली। और अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करूंगा तो एक बॉडी के सेंटर पे भी होगा, तो 8/8 और एक इनसाइड, तो टोटल क्या हो जाएगा 2। और अगर मैं फेस सेंटर्ड की बात करूं तो इन एडिशन टू द कॉर्नर्स कहां होंगे, फेस के सेंटर्स पे, तो क्या हो जाएगा 8/8 प्लस 6/2, मतलब कि 1 + 3 4। तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक में जो z की वैल्यू आती है वो आती है कितनी 1, और BCC में z की वैल्यू जो है BCC में 2 और FCC में 4। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो CSIR नेट में आया है ये 2012 में, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एन एलिमेंट पैक्ड इन अ FCC स्ट्रक्चर, देखो कितने होंगे 4। सिंपल सा आंसर है कि 4 आंसर आएगा। तो देखो इतने आसान से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब ये GSET में आया हुआ क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 2018 का ही क्वेश्चन है, कितने होंगे 2, दैट्स राइट। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करो। जैसे क्वेश्चन है ये CSIR नेट दिसंबर 2013 का, क्या कंपाउंड ऑफ कैपिटल M एंड X एटम्स उनका क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है ना। और पूछ रहा है कि M एटम जो है वो कॉर्नर्स पे हैं और बॉडी के सेंटर पोजीशन पे हैं, और X एटम कहां है, फेस सेंटर्ड पोजीशंस पे है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, बता सकते हो? MX2। लेट अस सी कि देखो M एटम्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, एक तो कॉर्नर्स पे हैं, तो मैंने बताया था ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स, 8/8, और बॉडी के सेंटर में तो 1, मतलब M एटम पर यूनिट सेल आ गए 2। और X जो है वो कहां पे है, फेस के सेंटर पे, तो फेस के सेंटर कितने होते हैं 6, और ईच फेस सेंटर इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। तो X कितना आ गया 3, तो इसका मतलब M is to X, that is 2 is to 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा M2X3। आई होप कि सबको पता चल गया होगा। जस बेटा किसी को कोई डाउट इसमें, कर लोगे? ओके ग्रेट। तो इस तरह से यू कैन ड्राइव द फॉर्मूलाज। अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको कि मान लिया A एटम जो है वो कॉर्नर्स पे है और B एटम फेस सेंटर पे है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला होगा? A B से बनता है कोई कंपाउंड, A एटम कॉर्नर पे है और B एटम फेस के सेंटर पे है, बोलो। फिर एक बार फिर सोचो ढंग से। आप थोड़ा सा इस तरह से सोच रहे हो कि FCC, ये FCC नहीं है, AB3 बेटा, सिंपल। क्योंकि A एटम कॉर्नर पे है, मतलब 8 कॉर्नर है, ईच कॉर्नर शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स, तो A हो गया 1। और जो B है वो फेस के सेंटर पे, सिर्फ फेस के सेंटर पे, FCC अरेंजमेंट नहीं बना रहा है। देखो फेस सेंटर में और FCC में डिफरेंस है कि नहीं, सिर्फ फेस के सेंटर्स पे है। तो 6/2, ईच फेस सेंटर्ड एटम इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, तो इस तरह से आएगा 3। तो A is to B
दैट इज इक्वल टू 1:3, तो फॉर्मूला आ जाएगा AB3। चलो मुझे लग रहा है और प्रैक्टिस चाहिए। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि ए एटम जो हैं वो कॉर्नर्स पे हैं और फेस सेंटर्स पे। ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, और बी एटम जो हैं वो बॉडी सेंटर पे हैं, ध्यान से करना इसको, और एज सेंटर्स पे हैं। बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा? वेरी गुड, दैट्स राइट। तो देखो पहले मैंने लिखा नंबर ऑफ ए एटम्स, आपको क्या करना था, ए एटम निकालने थे पर यूनिट सेल। अब ए एटम पर यूनिट सेल निकाले मैंने, तो ए कॉर्नर पे हैं, तो कॉर्नर का क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन? बोलो सब बोलो जल्दी जल्दी। वेरी गुड, 8/8। और फेस का कितना हो जाएगा? 6/2। तो 1 + 3 मतलब ये आ जाएगा 4। फिर हमने निकाले नंबर ऑफ बी एटम्स पर यूनिट सेल। अब बी एटम अगर मैं फाइंड आउट करूं पर यूनिट सेल तो क्या हो जाएगा बोलो? बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी का सेंटर तो एक ही होता है और अंदर होता है, इसलिए नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर। और एज के सेंटर कितने हैं? 12/4, क्योंकि एज सेंटर्स होते हैं, एजेस होती हैं 12 बेटा। ऐसे देख लो, ये 4 एजेस, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करके 12 एजेस होती हैं टोटल। तो और ईच एज इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स, तो ये भी 4। दैट मीन्स A:B रेशियो क्या होगी? 4:4। 4:4 रेशियो का मतलब है A 1:1, A:B 1:1, मतलब फॉर्मूला हो गया AB। तो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा AB। तो इस तरह से यू कैन फाइंड आउट। चलो वन मोर क्वेश्चन। ए कॉर्नर्स पे है, बी बॉडी सेंटर पे है। ए कॉर्नर पे, बी बॉडी सेंटर पे, बोलो। यस अगेन ए बी, क्योंकि ए क्या हो जाएगा? 8/8 और बी क्या हो जाएगा? ओनली 1। तो ए बी जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैं चलो ऐसा करता हूं कि ए है और बी फेस सेंटर पे हैं, और वन ऑफ द एटम फ्रॉम द कॉर्नर is removed. So what is the formula? One of the A atom is removed. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी ए, हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा?
देखो ए जो है, अब कितने हो गए ए, कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं 8, और एक एटम हटा दिया वहां से, तो कितने रह गए 7, तो 7/8 हो गया ए, और बी तो वही है फेस के सेंटर पे 3, तो रेशियो क्या होगी A:B, 7/8 3, मतलब 7:24, तो A7 B24, A7 B24, राइट? ठीक है बच्चे, समझ में आया ये? हेलो, ओके, अगर मैं ऐसा करता, इसको हटा के मैं ऐसा करता हूं कि वन ऑफ द बी एटम इज रिमूव, चलो अब क्या फॉर्मूला बनेगा? ए की जगह मैंने क्या किया, बी एटम रिमूव कर दिया, वन ऑफ द बी एटम इज रिमूव्ड। बोलो बेटा, अब क्या फॉर्मूला बनेगा? अब ए तो 1 नहीं होगा, बट बी क्या हो जाएगा, कि फेस पे अब 6 की जगह कितने रह गए 5, 5/2, तो रेशियो हो जाएगी 1:5/2, मीन्स 2:5, मतलब A2B5, राइट? तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा टेस्ट में, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व देम। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो ये जो है ना, ये पूरा अपनी जो भी मीन्स रिलेशंस हैं उसका पूरा सार है ये, कि सिंपल क्यूबिक में अगर r रेडियस ऑफ द एटम है और a एज लेंथ है, तो r और a में क्या रिलेशन होगा, a/2। कैसे पता चलता है कि जो, और उसका जो वॉल्यूम होगा एटम का वो कितना हो जाएगा, 4/3 πr³ होता है, और पैकिंग एफिशिएंसी π/6 0.52। तो देख लो, सिंपल क्यूबिक का केस ले रहा हूं मैं। अब सिंपल जो क्यूबिक होता है बेटा, उसमें एटम्स कहां पे होते हैं, कॉर्नर्स पे। तो ये जो कॉर्नर वाले एटम्स है ना, दे आर टचिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को टच करते हैं ऐसे। तो सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स हैं आर टचिंग along the edges। कैसे टच करते हैं, एज के along। अब ये जो एज लेंथ है, लेट अस से कि जो एज लेंथ है वो है a, एज लेंथ ऑफ क्यूब वो है लेट अस से स्मॉल a। इसको मैं a लिखता हूं, इसको मैं b लिखता हूं, ठीक है? तो एज लेंथ है a, और जो रेडियस है ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस ले लेते हैं स्मॉल r। स्फीयर की रेडियस कितनी ले लेते हैं, स्मॉल r। तो अगर रेडियस स्फीयर की स्मॉल r है, ये भी r ये भी r, तो AB कितना हो जाएगा, देखो ये AB हो जाएगा स्मॉल a, और ये AB हो जाएगा 2r, ये स्मॉल a ये 2r। तो इसका मतलब a बिकम्स इक्वल टू 2r। तो इस तरह से जो r है दैट कम्स टू बी a/2। तो रेडियस का रिलेशन क्लियर हो गया सिंपल क्यूबिक का, इतना समझ गए ना? अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं इसमें, कितने एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, 1, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होंगे,
और कॉर्नर होते हैं 8 और ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। ओके, तो रेडियस का रिलेशन आ गया आपका, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं पर यूनिट सेल वो आ गया। अब हम बात करें अगर वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, तो कितना होता है वॉल्यूम का क्यूब का? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। और आपको पता है कि क्यूब का लेंथ हो या ब्रेड्थ हो या हाइट हो, सारे क्या होते हैं? स्मॉल ए। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? ए क्यूब। ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है, ए क्यूब हो गया। उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम आने के बाद, अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स, तो कितना ऑक्युपाई करेंगे वॉल्यूम स्फीयर? फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इतना यहां तक किसी को डाउट कोई? ओके, तो वॉल्यूम अपने पास आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कि ये देखो वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, तो 4/3 पाई और आर क्या है? a/2, तो वी कैन राइट इट एज a/2 क्यूब। अब जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ना, पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by spheres divided by volume of unit cell into 100. Volume occupied by the spheres divided by volume of unit cell into 100. तो अब number of atom per unit cell है 1 और एक क्यूब का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम है, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी होती है फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस या परसेंटेज ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर्स। तो इस तरह से वी विल गेट 4/3 पाई। अब ये अगर मैं इसको जनरल ले लूं z, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, तो 4/3 पाई z इंटू आर अपॉन ए क्यूब इंटू 100। तो ये रिलेशन बनता है पैकिंग एफिशिएंसी का। अगर परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर आपको सिंपल फाइंड आउट करना है तो आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई z आर अपॉन ए क्यूब, इतना सा रिलेशन। तो अगर मैं सिंपल क्यूबिक का लिखूं, सिंपल क्यूबिक में z कितना होता है? 1, और r इज इक्वल टू a/2, दैट इंप्लाइज r अपॉन a जो है दैट इज इक्वल टू 1/2। जस्ट पुट द वैल्यूज। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बोलो? 4/3 पाई इंटू z क्या है 1, r अपॉन a क्या है 1/2 क्यूब इंटू 100। तो कितना हो गया ये? 4/3 पाई इंटू 1/8 इंटू 100। तो इस तरह से 4 से 2 कैंसल, मतलब ये आ गया π/6 इंटू 100। तो π/6 जो है वो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, और अगर परसेंटेज में निकालनी है तो 52.4%। तो इस तरह से ये रिलेशन अपने पास आ जाता है। ठीक है, क्या रिलेशन है? सिंपल क्यूबिक के लिए r और a में रिलेशन है r इक्वल टू a/2, वॉल्यूम ऑफ द एटम देख लिया आपने, पैकिंग एफिशिएंसी देख ली,
π/6 उसको अगर पैकिंग डेंसिटी देखनी हो 0.524 होता है, वैसे 0.524, और अगर परसेंटेज ऑफ द वॉइड देखने हो कि एम्प्टी स्पेस कितना है तो उसमें से माइनस कर दो 47.6 और सिंपली यू कैन राइट 52 ये परसेंट, तो ये हो जाता है 48%। तो ये हो गया अपने पास सिंपल क्यूबिक का केस। अब हम फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। तो जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स है ना, दे आर टचिंग अलोंग द फेस डायगोनल। देखो ये जो है अपने पास एफसीसी, उसमें ये फेस डायगोनल है। तो पहले हम अगर इसको ए बी और सी ले लें, है ना, तो ए बी सी कैसे ट्राइंगल है? इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्यूब में देखा ना आपने, तो ए बी सी एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस तरह से जो ए सी है दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अपने पास जो एक मिनट, तो भाई क्लास चल रही है, क्लास। हेलो हेलो भाई, क्लास चलिए, क्लास मैं कर दा फोन। ठीक है। अच्छा, तो ए सी जो है दैट इज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 2a। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है दैट इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ए सी हो जाएगा अंडर रूट 2a। अब जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का याद रखना है कि इसमें स्फीयर जो है दे आर टचिंग अलोंग द फेस डायगोनल। इन एफसीसी spheres are touching along the face diagonal। तो फेस डायगोनल के अलॉन्ग टच करेंगे तो बताओ ये आर, ये कितना होगा बीच वाला 2r, और ये भी r, मतलब ये हो जाएगा 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a। मतलब r क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a/4। तो अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा रिलेशन 2a/4 अंडर रूट 2, मतलब ये हो जाएगा a/2 रूट 2। इसका मतलब a हो जाएगा 2 रूट 2r। तो ये रिलेशन बनेगा अपना a इक्वल टू 2 अंडर रूट 2r और r इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, और r अपॉन a क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो r अपॉन a का रिलेशन हो गया। z आपको पता ही है कितना होता है एफसीसी का z। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z इन एफसीसी? 4, क्योंकि कॉर्नर पे एटम्स हैं तो 8/8, और फेस पे एटम्स होते हैं फेस सेंटर पे तो 6/2, तो z होता है 4। z भी आ गया, r अपॉन a का रिलेशन भी आ गया। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है अंडर रूट 2 π/6।
तो लेट अस कैलकुलेट इट। तो पैकिंग एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको कि 4/3 पाई इंटू जेड इंटू आर अपॉन ए क्यूब इंटू 100 अगर परसेंटेज निकालनी है तो इस तरह से ये आएगा 4/3 पाई, जेड हो गया 4, आर अपॉन ए का रिलेशन जो रेशियो आया दैट इज 1/2 √2 क्यूब इंटू 100। तो ये आ गया 4/3 मतलब 16 पाई/3 इंटू 1/16 √2 इंटू 100। तो 16 से 16 कैंसल, ये आ गया वैल्यू 1/√2 3/√2 इंटू 100। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 पाई क्या हो जाएगा 6, और पाई तो लिखा ही नहीं, पाई 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 √2 पाई/6 इंटू 100। तो या तो आप पाई की टर्म में याद रखो या तो नहीं, पाई की टर्म में याद ही रखना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक की आई थी पाई/6 और इसकी आई है √2 पाई/6, और इसके पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी हो तो 74%। तो परसेंटेज ऑफ द वॉइड कितने हो जाएंगे? परसेंटेज ऑफ द वॉइड जो है दैट इज 26%। ठीक है, ओके। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। नाउ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है उसमें जो स्फीयर अगर बनाओगे आप, तो in addition to the atom at the corners there is one atom at the body center। तो इस तरह से A, C और D, ACD जो है अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल है। ACD इज अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ACD में अगर मैं AD का स्क्वायर करूं तो दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है पूरी। तो AC कितना था? अभी निकाला था √2A, तो √2A स्क्वायर प्लस CD कितना है? A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर। तो AD हो जाएगा बेटा √3A। और इसमें क्या होता है, एक एटम इधर, एक बॉडी के सेंटर में, एक इधर। तो ये R 2R R, तो टोटल कितना हो जाएगा AD? 4R। तो इस तरह से 4R जो है दैट इज इक्वल टू √3A, R इक्वल टू √3A/4। R जो है दैट इज इक्वल टू √3A/4। तो ये हो जाएगा अपने पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का केस कि BCC में जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू √3A/4 और R अपॉन A का रेशियो देखोगे तो सिंपली √3/4, और Z आपको इसका पता ही है कितना होता है 2, क्योंकि कॉर्नर पे एटम है और बॉडी के सेंटर पे। 8/8 + 1, तो Z2 R अपॉन A √3/4। तो इस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, अगेन जो फॉर्मूला था उसमें फिट कर दो, 4/3 पाई, Z कितना है? Z2, ये रिलेशन होता है।
तो इसमें फिट कर दो वैल्यूज, 4/3 पाई इंटू 2 इंटू 4/√3, ये था ना, सॉरी √3/4 क्यूब इंटू 100, तो ये आ गया 8/3 पाई इंटू 3√3/64, तो 3 से 3 कैंसिल, 8 8 जा 64 इंटू 100, तो ये आ गया √3 पाई/8 इंटू 100, तो ये जो है √3 पाई/8, ये आपके पास आ गया पैकिंग एफिशिएंसी। किसकी पैकिंग एफिशिएंसी आई है? सिंपल क्यूबिक की, ठीक है। और इस तरह से वी गेट ऑल द पैकिंग एफिशिएंसीज, और परसेंटेज ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा, 68% से माइनस कर दो तो 32%। तो आज हमने यहां तक कर लिया है, ठीक है। रश्मिन सर इज ऑन द लाइन, ठीक है। तो अभी जितना हमने किया है देख लो आज। एक तो हमने किया z की वैल्यूज, सिंपल क्यूबिक के लिए z की वैल्यू कितनी थी, 1, एफसीसी के लिए 4, और बॉडी सेंटर्ड के लिए z2। तो z की वैल्यू की हमने, रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन किया, और पैकिंग एफिशिएंसी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए आज हमने, और ब्रेविज लैटिस किए, है ना, और क्यूबिक जो थे, सॉरी क्रिस्टल सिस्टम थे 7, उनका हमने पूरा रिलेशन फाइंड आउट किया। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।